कि जयति अयोध्या दामिनी। आज जैसे कि मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूं, अयोध्या की पावन धरती पे जहां पे रामायण की लाइन रोज गाई जाती है, रोज सुनी जाती है, वहीं से हमारे देश की पुत्री का जन्म हुआ, जिनके जन जन में हम रामायण पढ़ते हैं, समझते हैं, और वहीं से निकली है आज हमारे शोध की, हमारे देश की पद्मश्री अवार्ड विनर विद्या विधु सिंह जी, जो आज मेरे साथ हैं। आपको हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आज का कि आपने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने आया। हिंदी साहित्य के गौरवशाली व्यक्ति बोलूंगा मैं, जिसने भारत के लिए अनगिनत न जाने कितने अभूतपूर्व लेखक लिखे हैं। आपने नाटक लिखा है, आपने साहित्य लिखा है, आपने गीत लिखा है। मैं आपसे ये जानने की आज्ञा चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 18 से 25 साल के बीच में जो आती है, वो आजकल साहित्य और हिंदी को उतना नहीं समझती अपना। आपका इसमें क्या विचार है? देखिए, बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं और जब तक ये माध्यम परिवर्तन नहीं होगा और हिंदी के प्रति गौरव बोध इन बच्चों के मन में नहीं जगाया जाएगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। और दूसरी बात, आज जो मीडिया का जो संजाल है, ये इसकी वजह से भी पढ़ने के प्रति बच्चों की रुचि घटी है। और आपने देखा होगा कि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं, वहाँ बच्चों को हिंदी बोलने में सजा दी जाती है। कई उदाहरण ऐसे भी मिले। उनके माता पिता अगर जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ अगर वो हिंदी बोलते हैं तो उनका अपमान होता है। दूसरी बात, मैंने कई स्कूलों में देखा कि वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो मैंने कहा भी कि आप नमस्ते करवाइए, प्रणाम करवाइए, तो कहा नहीं, हमारा हिंदी माध्यम नहीं है। एक आध बार कई जगह में गई तो वहाँ बच्चों से मैंने हिंदी में सवाल किए, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हमारे बच्चों से अंग्रेजी में ही पूछिए। हमने कहा हम तो हिंदी में ही पूछेंगे और हिंदी में ही बच्चों से जवाब जानना चाहेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा है। बच्चों के मन में गौरव बोध जगाने की जरूरत है। आज का बच्चा एक तरह से जो आज की संस्कृति, अब संस्कृति जो हावी हो रही है, उसके प्रति इतनी तेजी से भाग रहा है। उसको लगता है कि हम हिंदी में पढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे, हिंदी बोलेंगे तो हमें पिछड़ा हुआ। यहाँ तक कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं, घरों में चौका बर्तन कर रहे हैं, वो भी कहती है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी के प्रति विश्वास कम हुआ है। उनको लगता है रोजगार का माध्यम अंग्रेजी ही है, अच्छी नौकरी अंग्रेजी पढ़ने से ही मिलेगी। जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हम बच्चों के मन में हिंदी के प्रति गौरव बोध नहीं जगा पाएंगे। हिंदी में रोजगार के अवसर खूब है, ये बताना पड़ेगा। हिंदी में राजभाषा के लिए तमाम अवसर हैं, विज्ञापन लिखने वालों की जरूरत है, अनुवाद की जरूरत है, बहुत सारे अवसर हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकते हैं। उसे उन्हें बताने की जरूरत है, तब वो आकर्षित होंगे। और जरूरी है कि वो अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, ये उनके भीतर ये जगाना पड़ेगा गौरव बोध, और कोई बात नहीं है। प्रिय मित्रों, इस टेलीकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। मेरा ऐसा विश्वास है, जैसा कि अभी अम्मा जी ने, हम लोग प्यार से अम्मा जी बोलते, तो मैं अम्मा जी से ही संबोधित करता हूँ, बिकॉज नाम लेने की मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं आज सौभाग्य बात करता हूँ कि मैंने सरस्वती माँ का रूप देखा आपके सामने। इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जी न्यूज अंत और ऑनकॉर मीडिया के माध्यम से अम्मा जी के बहुत आशीर्वाद से, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमारे प्रेम को सम्मान करने के लिए इतनी बड़ी बात आज रखी और उन्होंने अपना सम्मान दिया। मैं इस संबंध में आपसे यही कहूंगा कि अंत तक जरूर देखिएगा। कि हार्दिक आप लोग को जानने के लिए बहुत सारा इंस्पिरेशन होगा, बहुत सारा प्रेरणा का स्रोत होगा, और आपको हिंदी साहित्य से जुड़े रहने के लिए और आगे क्या करना है उसके लिए बहुत प्रेरणा देगी। अगर मैं बात करूं तो युवा पीढ़ी जो है, कविता, कहानी, नाटक, इसको अपना नहीं समझती। आपका क्या विचार है कि ऐसा वो क्या करे कि वो अपनाए इसको और आगे इसको बढ़ाए? उसके सामने तमाम आकर्षण है, फिल्मों का है, और ये आपके जो फेसबुक है, यूट्यूब है, उसमें इतनी सारी सामग्री उन्हें मिल रही है कि उनको लगता है किताब कौन पढ़े। और नाटक
एक तरह से खत्म ही हो गया था बीच में। अब फिर से रंगमंच की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है और रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उसमें अब युवा जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका ध्यान एकदम खत्म हो गया है। उनको फिर से बताने की जरूरत है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, और अपनी भाषा में भी है, अंग्रेजी में है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे पूरे संस्कृत से लेकर के आज तक हमारी लोक भाषाएं हैं, जो हमारी हिंदी है और अन्य भारतीय भाषा भाषी क्षेत्र की भाषाएं हैं, उन सब में भी साहित्य की बहुत अच्छी सामग्री है, चाहे कहानी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, नाटक के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, आलोचना के रूप में हो, जीवनी या साक्षात्कार के रूप में है। इन सारी विधाओं से बच्चों को परिचित कराने की जरूरत है। अच्छे अच्छे रचनाकारों के नाम उन्हें सुझाने होंगे, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्चों में विवेक जगाया जाए कि क्या पढ़ें वो, क्या उनके चरित्र निर्माण में या उनके आगे की प्रगति में, उनकी बातों को आगे ले जाने में, उन्हें कुछ बताने में जो सक्षम है विधा, उन सारी विधाओं से उन्हें परिचित कराने की जरूरत है। और ये आकर्षक ढंग से बताना होगा, क्योंकि आज का बच्चा उपदेश नहीं सुनना चाहता। आज का बच्चा हमसे ज्यादा जानता है। विज्ञान ने इतनी ज्यादा प्रगति की है, इतनी ज्यादा सामग्री उनको तमाम माध्यमों से पहुंचाई है कि उनके ज्ञान का बहुत बड़ा व्यापक फलक हो गया है। तो उनको जब बहुत अच्छे ढंग से, बड़े आकर्षक ढंग से कोई बात बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, तभी वे आकृष्ट होंगे। और ये ऐसा हो रहा है, कोशिश हो रही है। ये शुरुआत बचपन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नींव पड़ जाती है वही आगे चल करके मजबूत होती है। हम अपने बच्चों को इनसे अलग कर दिए, उनके हाथ में मोबाइल आ गया, उनका पर्दा इस समय खत्म हुआ, चलचित्र का उतना नहीं हो रहा है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से वो क्या देख रहे हैं इसकी भी जांच होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें ऐसा भी दिया जा रहा है जो बच्चों के लिए घातक भी है। बच्चों को भटकाने के लिए भी वो एक मार्ग दे रहा है, गलत मार्ग। तो इस सब के लिए विवेक की जरूरत है। इसमें माता पिता, गुरु, पूरे समाज, साहित्यकार, शिक्षक, सबकी भूमिका होनी चाहिए कि कैसे उन्हें यह विवेक दें कि वे क्या पढ़ें, क्या सुने और क्या देखें। अमर जी, आपकी बात से एक चीज निकल आई, मतलब मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं साहित्य से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के लिए, ये वो हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा काल चक्र था जो बहुत प्रेरणा देता है और युवा को उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए? देखिए, साहित्य का हर काल अपने आप में एक महत्व रखता है। आप आदि काल से ले लीजिए, जो जिस समय की जरूरत होती है वैसा ही साहित्य रचा गया, जो प्रासंगिकता होती है। अब जैसे जब हम गुलाम थे उस समय जो साहित्य लिखा गया वो आजादी की उमंग लगाने के लिए, आजादी के लिए बलिदान करने के लिए प्रेरणा देने वाला था। आजाद होने के बाद जो सबके सपने भंग हुए, जो सोचा था कि हम आजाद होने के बाद ये सुविधा होगी, ये अच्छाइयां आएंगी, कहीं कहीं पूरे हुए, कहीं कहीं सपने भंग हुए। लोगों ने कहा कि उस राज्य में जो बंधन थे केवल सरकार बदल गई है, अंग्रेजों की जगह पर या मुगल शासकों की जगह पर भारतीय आ गए हैं, लेकिन उनके चलाए हुए सिक्के का मतलब उनके चलाए हुए जो नियम थे वही आज तक चल रहे हैं। तो उन नियमों को आज की जरूरत के हिसाब से बदलने की जरूरत है। शिक्षा में पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इतिहास जो उन्हें पढ़ाया गया वो भी भ्रामक है। हमारे जो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगाई, उनके बारे में गलत सूचनाएं दी गई, गलत अवधारणाएं दी गई। तो पहले तो ये भ्रम जो है, इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। तब बच्चे समझेंगे कि कौन सा साहित्य हमारे लिए उपयुक्त है और किस साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए। हर काल की अपनी मर्यादा होती है। जैसे जो त्रेता युग था तो वहाँ राम का अवतार हुआ है, क्योंकि उस समय मर्यादा इसकी जरूरत थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण की जरूरत थी, जो युद्ध के साथ अध्यात्म को सिखाए, जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके।
तो ये दोनों चरित्र ही बताते हैं कि किस उसी के हिसाब से महाभारत लिखा गया, उसी के हिसाब से रामकथा लिखी गई, रामायण लिखी गई। हर युग की अपनी आवश्यकता होती है और युग के साथ साहित्य बदलता है, साहित्य की शैली बदलती है, साहित्य के जो आशय है वो भी बदलते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिसकी रुचि जिसमें है वो अपनी रुचि से पढ़ेगा, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उस जिज्ञासा पूर्ति जिस काल के साहित्य से मिलती है उसी करेगा। उसे आप प्रेरित कर सकते हैं, उस पर जोर नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी। मेरे को जहां तक आपको जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, आपने अविश्वसनीय काम किया है नाटक लिखने में, हिंदी साहित्य लिखने में, कविता लिखने में, कहानियां लिखने में। आज का जो डिजिटल दौर है इसको आप इसको मतलब मेरे कहने का मतलब कैसे चैलेंज की तरह लें या इसको कैसे बनाए कि जिससे हम यंग जनरेशन के पास और पहुंच पाए और वो और अच्छा हमारे को साहित्य में और अच्छा काम करें। देखिए, मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसमें बहुत सारे लोग जो मन में आता है अपना कह रहे हैं, लिख रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक होता है तत्काल प्रभाव, जैसे हम तुरंत हमें प्रभावित हुए, हम अपनी अभिव्यक्ति दे दी, तो थोड़ी देर के बाद उसका मूल्य घट जाता है। एक शाश्वत मूल्य होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। जब हमारी आदि काल की जो परंपरा रही, सनातन संस्कृति जो चली है, जो शाश्वत मूल्य थे आज भी वही मूल्य हैं। किसी के प्रति अन्याय करना आज भी निंदा का विषय है। सबके लिए परमार्थ का भाव जो है वो आज भी हमारे जीवन का मूल्य है, शाश्वत बना हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो लिखा जा रहा है उसका प्रभाव गहरा रहता है और आखिर तक रहेगा। एक कहावत है कि जो वर्षा होती है तो नदी नाले उफलते हैं, तो उसमें जो ऊपर का कूड़ा करकट होता है ऊपर ऊपर बह जाता है, लेकिन जो रत्न होते हैं तलाके में बैठे रह जाते हैं, कीमती पत्थर होते हैं। उसी तरह साहित्य की धारा भी है, इसमें जो शाश्वत जीवन मूल्यों को लेकर चलता है वो अंत तक बना रहता है। आप प्रेमचंद को कभी भी पढ़ेंगे, तुलसीदास को कभी भी पढ़ेंगे, शंकर प्रसाद को कभी भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो संदेश है वो आपके हृदय को छुएगा और प्रेरणा देगा। इसलिए अपनी रुचि के अनुसार और समय की मांग के अनुसार साहित्य को अपने को दिशा बदलनी होगी, देनी होगी। और परिवर्तन को भी ले करके बहुत सी रूढ़ियां बहुत दिन तक नहीं चलती। अगर उन रूढ़ियों में कोई दम है, उसके पीछे कोई विज्ञान है, कोई शास्त्र है, तो उसको भी समझने की जरूरत है, उसके साथ लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन अगर केवल रूढ़ कह करके या अंधविश्वास कह करके बहुत सारी चीजों को हम छोड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो प्रकृति को लेकर के जो विश्वास थे, जो हमारी परंपराएं थी, हमारी लोक कथाएं हैं, हमारे लोकगीत है, हमारे संस्कार हैं, इनमें बहुत कुछ संदेश छिपा है। उसके प्रति नई पीढ़ी को जगाने की जरूरत है कि उसको जानो, तुम्हारा साहित्य क्या कहता है, तुम क्या थे, किसके वंशज हो, उसको भी याद करो, तब अपने आगे की दिशा तय करो, ये बताने की जरूरत है। और अच्छा कहा अम्मा जी। क्योंकि नया साल आने को है, आपके पास से मैं समझना चाहूंगा कि नया साल में नए जो कवि हमारे आ रहे हैं, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो उसमें आपके अनुभव से क्या ट्विस्ट देना चाहिए कि वो बहुत वायरल हो जाए, बहुत लोग पढ़ें, समझें और उनको मजा आए। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, उनके प्रति संवेदना के साथ उनको अभिव्यक्ति देने की जरूरत है, जो आज की जरूरत है। जैसे पर्यावरण की चिंता है, नारी स्वाभिमान की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है, या सबके सुख दुख में साझेदारी की चिंता है, या जैसे कुटुंब का भाव, कुटुंब टूट रहे हैं, कुटुंब रह ही नहीं गए हैं, पति पत्नी और उसका बच्चा, इतना छोटा परिवार हो गया, उसमें भी बिखराव है, वो भी आपस में भीतर भीतर कट रहे हैं। रोजाना घटनाएं होती हैं, तलाक हो रहा है, रोजाना लोग अलग हो रहे हैं। यहाँ तक कि आज की नारी, जिसको मातृत्व की गरिमा से मंडित किया गया था, वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाह रही है, वो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही है,
या परिवार के साथ नहीं रहना चाह रही है, तो ये जो स्वतंत्रता का एक जो गलत उपयोग हो रहा है, मुक्ति का ये अर्थ नहीं है। मुक्त का अर्थ था अपने स्व का विस्तार, हम अपने दायरे से बाहर निकले और जो भी सब कुछ हमारा है, हम सबके हैं। परिवार वगैरह देने से चलते थे, कुटुंब का एक मुखिया होता था, उसकी बात हम मानते थे, लेकिन वो अपने लिए नहीं करता था, अपने बच्चों के लिए नहीं करता था, पूरे संयुक्त परिवार की चिंता करता था और सबको देता था। आज हर व्यक्ति लेना चाहता है, सारी सुख सुविधा लेना चाहता है, अपने माता पिता की धन संपत्ति लेना चाहता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए वृद्धाश्रम बन रहे हैं, इसीलिए बुजुर्ग दुख पा रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। तो इन सारी जो हमारी खामियां हो गई समाज में, इनको उजागर करके और उनके लिए एक ऐसा सुझाव, साहित्य सीधे नहीं उपदेश नहीं देता, साहित्य कहा गया ना कांता सम्मत, जैसे प्रिया अपनी बात को अपने प्रिय से समझा देती है, उस तरह साहित्य समझाता है। तो उस भाव से इन बातों को रेखांकित करना होगा और उनके प्रति सबकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ेगी। युवा है उनकी भी जिम्मेदारी, जो बुजुर्ग है उनकी भी जिम्मेदारी है। तो किन प्रकार किसी तरह अपने बच्चों को बताएं, समाज के बच्चों को बताएं, स्कूलों में जाकर के बताएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना है। ये बताया जाएगा तो ऐसी समस्या नहीं है। हम लोग तो आशावादी देश के नागरिक हैं, तो हमारी आशा बनी रहेगी, आस्था बनी रहेगी, सब ठीक हो। हमारी आज के डेट में युवा कहता है प्रिंट में जगह नहीं। ऑब्वियसली समझ में आती है बात, इतना डिजिटल युग हो गया, सब कुछ है। उनको हमें क्या सीख देने की जरूरत है कि वो प्रिंट में आए, अच्छा लेख लिखें और फिर वही जो पुराना हमारा जो एक गौरवान्वित साहित्य था वो फिर वापस आए। जगह तो बहुत है, आप अच्छा लिखिए, सार्थक लिखिए, जगह है। और अब तो इतने सारे अखबार हैं, इतनी सारी पत्रिकाओं की बाढ़ है एक तरह से, और दूसरा आपका प्लेटफॉर्म मीडिया का है, तो जगह तो है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। इतने लोग लिख रहे हैं, उसमें आपकी पहचान कैसे बने, उन चुनौतियों को अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा लिखना होगा, सार्थक लिखना होगा। ज्यादा लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा लिखें और उसमें दम हो तो उसको पाठक ग्रहण करता है, उसकी मांग होती है। इसलिए ये सोच करके अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास जो समाज के हित में हो, उसमें आत्माभिव्यक्ति हो, अपना दुख दर्द तो हो ही, लेकिन सबका दुख दर्द शामिल हो और क्या होना चाहिए इसको एक ऐसे तरीके से बताया जाए उसमें कि पाठक सोचने में विवश हो जाए। जैसे कहानियों में लोग कहते हैं कि कहानी लिखते लिखते लेखक प्राय अच्छी कहानी उसी की मानी जाती है जो एक प्रश्न छोड़ दे। तो प्रश्न पाठक के ऊपर दबाव डालता है कि क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए यही उस कहानी का मर्म है। ये जब सोच करके लिखता है और पाठक भी उसको सोचता है, उससे पाठक का साधारणीकरण होता है, लेखक और पाठक के बीच एक संवाद होता है। अब जैसे पहले कविताएं सुनाई जाती थी तो कवि के साथ सीधा संवाद होता था, तब सम्मेलनों का दौर है तो, लेकिन उस तरह की गंभीर कविताएं कम सुनाई जा रही हैं। ज्यादातर हास्य व्यंग और बड़े मंचों से भी लोग वही कविताएं लोग मांग करके वंस मोर करके जो सुनी हुई कविताएं उन्हीं को बार बार सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो कविता उन्हें पसंद है, लेकिन उस कवि ने नया क्या लिखा है उसको भी सुनने का अवसर सुनाने का अवसर मिलना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। अमर जी, आपने जब कहा तो मुझे अटल जी याद आ गए और उनकी एक लाइन अक्सर दोहराता रहता हूँ, हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा, हार के कपाल पर टिकता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी, कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि आपको भाव लेके चलना पड़ेगा, तभी कभी चल पाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के भाव लेके चलेंगे 2030 तक हमारा जो साहित्य का जो हम फ्यूचर देख रहे हैं या भविष्य देख रहे हैं जी, उसको हम कहीं पहुंचा पाएंगे। आप उसमें क्या इनपुट देना? नहीं, आज नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है और उसमें वो सब कुछ है जो समाज की मांग है।
और कई बार लगता है कि इनसे हमें भी सीखना चाहिए। नए लोग जो लिख रहे हैं उसमें नई संभावनाएं हैं, नए प्रतीक हैं, नए मिथक हैं, और उनको लेकर के वो उन्होंने झेला है। आज के समसामयिक जो समस्याएं हैं उनसे जूझते हुए जिन्होंने अनुभव किया है उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि साहित्य का भविष्य उज्जवल है। और हमें जानकर बहुत आशा बनती है कि जो आपने कहा 2030 तक तो एक साहित्य का खुला मंच, अब बड़े संवाद भी हो रहे हैं, देखिए अखबार भी संवाद के कार्यक्रम करा रहे हैं, संस्थाएं भी संवाद करा रही हैं, विचार गोष्ठियां हो रही हैं। इनको फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, क्योंकि संवाद हमारी भारतीय परंपरा रही है, शास्त्रार्थ होते थे, क्या आवश्यकता है, कौन क्या समझ रहा है, सबके विचार सुनने के एक अवसर मिलता था। उस ढंग से विचार विमर्श होना चाहिए, और ये विचार विमर्श किसी बाध्यता में नहीं, किसी एक पक्ष को लेकर के उसके प्रति कोई ऐसा भाव कि मैं इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे साहित्य में भी तमाम वाद चल गए हैं, साम्यवाद की बात लोग करते हैं, तो साम्यवाद तो हर जगह है, हर साहित्य में। साहित्यकार हमेशा समान दृष्टि रखता है, तभी लिखता है। उसमें ये कि काटने लगे हैं लोग कि इस विचारधारा के हैं तो इनको हम काटेंगे, ये इस विचारधारा के उनके हम साथ रहेंगे। ये जो दलबंदी है ये साहित्य में एक तरह चुनौती भी देती है, प्रेरणा भी देती है कि हम उनसे अच्छा लिखें, लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं तोड़ती भी है। आलोचना जैसे होती है तो जिस दल का जो साहित्यकार होता है आलोचक, वो उसी दल की प्रशंसा करता है, दूसरे के विचारों को खंडित करता है, उसको बिल्कुल निकृष्ट बताता है। तो ये नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें समाज के लिए उपयोगी लगा, अपने लिए उपयोगी लगा, जो आत्मबोध करा रहा है और उस आत्मबोध में विश्वबोध आ रहा है, उस ओर जो बात कही जा रही है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। स्त्री और पुरुष का भेद भी साहित्यकार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार होता है, तो स्त्री हो या पुरुष है उसके लेखन को समझना चाहिए, उसको सराहना भी चाहिए, और आलोचना अगर करनी है स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए। केवल आलोचना के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अमर जी, क्योंकि आजकल का दौर डिजिटल है, तो उसी को लेते हुए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये कहें कि जाओ 30 सेकंड में कुछ हिंदी में ऐसा लिखो, तो क्या वो टिप होगी उनकी? ये तो उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा, जो उसके मन में गूंज रहा होगा उसी की अभिव्यक्ति देगा, जो उसे लगेगा कि ये लिखना जरूरी है उसकी अभिव्यक्ति देगा, और उसकी क्षमता कम समय में कम शब्दों में कितनी अच्छी बात कर दे, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। और लिख भी रहे हैं बच्चे, ऐसी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं और ऐसी कार्यशालाएं भी चलाई जा रही हैं। कोई विषय दिया जाता है जिसमें चित्र बनाओ या इसमें कहानी लिखो या लेख लिखो, तो बच्चे कर रहे हैं और उत्साह के साथ कर रहे हैं। अमर जी, आपने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको एक शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं है। आपकी सबसे फेवरेट नाटक हो या गीत हो या कोई संगीत हो या कोई कहानी हो, उसका थोड़ा सा विचार बताइए। देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। माँ के लिए उसकी हर संतान प्रिय होती है, किसको प्रिय अधिक माने, अच्छा कहे, किसको नहीं। लेकिन अलग अलग मनस्थितियों में अलग अलग विधाओं मैंने लिखा है, ये कहना चाहूंगी। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तो कविता लिखती हूँ, जब तक लिख नहीं लेती एक बेचैनी रहती है। वो दुख चाहे अपना हो या आसपास का किसी का दर्द हो, तो मन में गुमड़ता रहता है, और अगर उस समय नहीं लिख पाई तो अगर भीतर भीतर थोड़े दिन तक रुक जाता है तो फिर कहानी लिखती हूँ। और उस कहानी को कई बार ऐसा हुआ कि उपन्यास लिखने के लिए शुरू किया, लेकिन समय नहीं रहा, उठ गए, बीच में अधूरा रह गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि एक समय में जो भावधारा चलती है, थोड़े दिन के बाद उस चीज को हम भूल जाते हैं कि हम क्या उस समय सोच रहे थे। तो लंबी कहानियों में कई बार मेरे उपन्यास रह गए,
फिर बाद में कुछ दिन के बाद उसी लंबी कहानी को मैंने आगे चल के उपन्यास का रूप दिया। ऐसा भी होता है। नाटक लिखने का अलग, प्रायः नाटक तभी लिखा जब आकाशवाणी या दूरदर्शन से उसकी फरमाइश हुई या कहीं मंच पर किसी स्कूल से मांग हुई तो नाटक उसी रूप में लिखा। और निबंध भी मांग पर ही लिखा, जब पत्रिकाओं की मांग आई इस विषय पर लिखा, या व्याख्यान देना है इस विषय पर, उसके बहाने निबंध लिखा। आत्म साक्षात्कार भी लिखे, कुछ लोगों के साक्षात्कार मैंने लिए, बड़े लोगों के, और कुछ ने मेरा लिया। तो उसमें संवाद परिक्रमा नाम से एक पुस्तक है, उसमें ये दोनों तरह के साक्षात्कार हैं। और अंत में मैंने आत्म साक्षात्कार लिया है, स्वयं ही प्रश्न किया है, स्वयं ही उत्तर दिया है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम मिलता है। ये जो है एक नई मेरे मन में लगा कि ऐसा भी होना चाहिए कि हम स्वयं से कितने संतुष्ट हैं अपने लेखन से, या हमें जो नहीं मिला उसके प्रति हम कितना क्षुब्ध हैं, या जो मिला उससे हम कितने संतुष्ट हैं, या अभी हमारे लिखने की प्यास बची है कि नहीं। लेकिन बार बार लगता है कि अभी बहुत कुछ लिखने को शेष रह गया है। क्या बात। और आपकी उम्र 80 साल है, भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लगे और सब लोग आपके स्वास्थ्य की कामना करें। लेकिन अभी भी आपकी अगर लिखने की भूख अगर जिंदा है तो मैं समझता हूँ हम लोग बहुत निम्न और बहुत कुछ नहीं सोच रहे जो हमें सोचना चाहिए। उसको सोचते हुए अमर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है जो आज की डेट में ये सब चीजें लिख रही है, उसको 3 कौन से प्रमुख बिंदु आप पकड़ाएंगे इसके ऊपर वो लिखे और वो अच्छा साहित्यकार बने? सबसे पहले तो वो अपने देश को जाने, अपने समाज को जाने, अपनी परंपरा को जाने, विरासत को जाने, और आगे कैसे इसकी प्रतिष्ठा बची रहे इस पर भी उसका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है, वो देश का भविष्य है। वो अपने साहित्य के माध्यम से जो भी देगा आगे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करेगी। उसको ये भी ध्यान में रखना है कि जो परंपरा हमें अपने पुरखों से मिली है उस परंपरा को भी जांचे, आज की दृष्टि से जांचे कि उसमें ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ स्वीकार किया जाए, लेकिन जो स्वीकार करने योग्य है उसे जरूर स्वीकार करना है। और अगर उसमें ध्यान से देखिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि जो इतने दिनों से क्यों चली आ रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ मूल्य है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी नहीं जा सकती। मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय विचारों की रक्षा के लिए, मानवीय संवेदना के लिए, उन बातों को लेकर के हमारे युवा जन को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। और ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं इतनी सामग्री है कि जितना भी लिखेंगे वो उनका स्वयं का भी ज्ञान, उसके लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, दूसरों को बताना भी पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों से सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम सुने ध्यान पूर्वक और उसको भी महत्व दें, उसमें से जो हमें लेने लायक है उसको हम चुन लें, ये ध्यान रखने की। समझा। एक चीज पूछना था क्योंकि जो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं आज की दुनिया में, कहानी, नाटक, आपकी कविताएं, ये आजकल प्रिंट मीडिया में छापना बड़ा मुश्किल से काम लग रहा है युवाओं को, और वो ज्यादातर ऑनलाइन चले जाते हैं। ये जो समस्या या बीमारी मैं कहूंगा कैसे ठीक होगी? देखिए, प्रकाशन की समस्या तो है, जो लिखता है उसका मन होता है कि मैं पाठकों तक पहुंचूं, और पुस्तकें छपवाना अब सरकारी सहायता भी मिल जाती है, किसी किसी को छप जाती है। मैंने देखा कि ये पुस्तक छपवाने की इतनी ललक होती है कि लोगों ने अपने खेत बेच करके किताबें छपवाई, लोगों ने अपने घर के खर्चे काट करके किताबें छपवाई, पैसा दे करके, क्योंकि प्रकाशक अब कहते हैं कि किताबें बिकती नहीं, लेकिन किताबें खूब बिक भी रही हैं। प्रदर्शनी जो लगती है, पुस्तक प्रदर्शनियां, उनके रिजल्ट जो आते हैं उसमें लगता है कि बहुत किताब, जैसे कलकत्ता पुस्तक मेला, बिहार में जो पुस्तक मेले होते हैं उसमें तो
ऐसा लगता है कि सब किताबें खरीद रहे हैं। यहाँ भी कई बार बड़ी आशा भरी परिणाम आए। तो प्रकाशकों को भी चाहिए कि लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए नए लेखकों की अगर रचना अच्छी है तो उसे छापें, और उनको रॉयल्टी बहुत कम देते हैं, प्रकाशक कुछ ही देते हैं, लेकिन कुछ उन्हें अगर पारिश्रमिक के रूप में या मानदेय के रूप में थोड़ा बहुत मिल जाए, उसके बाद वो बेचें भी तो उनका उत्साह बढ़ेगा, और तब ये खाली इसके भरोसे नहीं रहेंगे। और इस पर भी ठीक है, इस पे तुरंत लोग लिखते हैं, तुरंत पढ़ जाते हैं, हजारों लोग एक साथ तमाम पाठक पढ़ लेते हैं। तो ये भी अच्छी विधा है, और व्यक्ति का एक ऐसा पटल है कि, लेकिन इसमें भी सोच समझ करके लिखना चाहिए। और इसके प्रति एकदम ऐसे अंध भक्ति हो गई है कि रात भर जग रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं बच्चे। हम लोग भी उसके गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि सारा काम अब इसी से हो रहा है, सारे पत्र व्यवहार सब इसी से हो रहे हैं। इसलिए मजबूरी है कि हम व्हाट्सएप भी देखना है, मेल भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, फेसबुक भी देखना है। लेकिन अगर आप देखने लगिए तो इतनी सारी चीजें उसमें, वाहियात चीजें भी आ जाती हैं। उसको नई पीढ़ी के बच्चा जो अभी परिपक्व मन नहीं है, उधर ज्यादा आकर्षित होता है और उसको गलत दिशा मिलती है। इससे बचाने के लिए एक उनके भीतर विवेक जगाया जाए, बस यही मैं कहना चाहूंगी। इसको आप हटा नहीं सकते तुरंत। इसके लिए या तो कानून बने कि ऐसी चीजें उस पर न डाली जाए जो मर्यादा के विरुद्ध हो, जो गलत दिशा में हमारे विद्यार्थियों को ले जाए, बच्चों को ले जाए। इस पर प्रतिबंध होना जरूरी है। ये प्रतिबंध, तमाम फेक न्यूज आती है, कोई मर गया उसके बारे में, कोई किसी के साथ, और एक और अब चल गया है जिसमें चित्र किसी का और कराता आवाज, उसमें उसी का आवाज बना करके आप धोखे भी हो रहे हैं, उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें भी हो रही हैं। तो इन सब से बचने के लिए कानून बहुत सख्त होना जरूरी है, और इसके लिए सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान की प्रगति अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं भस्मासुर भी हो जाता है। बिल्कुल विज्ञान भले के लिए भी है, भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। उस भस्मासुरी संस्कृति से बचने की भी जरूरत है। अमर, जैसा कि आपने कहा तो मुझे आज 3-4 वर्ड याद आ गए। जैसे आज के युग में एआई आ गया है, बहुत ऑडियो बुक्स आ गए हैं, पॉडकास्ट वगैरह आ गए हैं, जो जैसा कि आपने अभी अनुभव से मेरे को बताया कि ये सब चीजें बदल दी जाती है। हाँ। उसके लिए अगर विचार में लाया जाए तो किस तरह का कानून आप सोच रही हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए जिससे ये चीज ना हो? मतलब इस तरह की गलत खबरें न दी जाए, या किसी के चित्र का उपयोग उसके बारे में अनर्गल उसके मुंह से कहलवाना, इस पर मानहानि का दावा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, जो भले लोग हैं देख लेते हैं चुपचाप। तो उसको नकारने को, उसका प्रतिकार करने की भी जरूरत है। समाज की ओर से भी, सरकार की ओर से भी उसका विरोध होना चाहिए, और इसके लिए सख्त कानून बनने की जरूरत है। हमारी कोई लघु गीत अगर मुझे छापना है और वो वायरल हो जाए तो किस टॉपिक पर होना चाहिए? तो अपनी रुचि पर है। आपका क्या है? हाँ, मैं तो कहूँगी कि हमारी धार्मिक जो आचरण संहिता है, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के प्रति गौरव बोध लेकर के अगर लिखा जाए, राष्ट्र के प्रति अगर गौरव बोध होगा, उसके अंदर सारे विषय आ जाते हैं। उसमें पर्यावरण है, समाज सुधार है, संवेदना है, सब कुछ, क्योंकि हमारा राष्ट्र इन सारी अच्छाइयों से जुड़ा रहा है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति चिंतन करते हैं तो हम पूरे विश्व की चिंता कर सकते हैं। और हमारा तो धर्म ही था, हमारा विश्व बंधुत्व का जो भाव ही था। लेकिन अब हम विश्व बंधुत्व के भाव में जा करके अपने से अलग क्यों होते जा रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। हमने विश्व ब्रह्मांड की कल्पना कर ली, लेकिन अपने घर में टुकड़े टुकड़े अलग हो गए। इस विरोधाभास को सोचने की और उसको अभिव्यक्त करने की जरूरत है
कि हम पूरे विश्व के प्रति हमारा बंधुत्व भाव है, लेकिन वो बंधुत्व भाव अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा कि जो हमारा परिवार बिखर रहा है उसको फिर से कैसे बचाया जाए, इस पर लिखने की बहुत जरूरत है। अमर जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और रुझान आप देख ही रहे किस तरफ जा रहा है जी। तो ये देश हमारा, जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, हमारे यहाँ पर योगी जी हैं जी, जिस तरह से अपने देश को संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब हम 100वीं वर्षगांठ अपनी आजादी की मनाएंगे तो किस स्थिति पर बैठे होंगे? देखिए, ये विजयी इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने ईमानदारी से राष्ट्र सुधार की चिंता की, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, दोषियों को सजा दी, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा और शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन की पहल की, अपनी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया, अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को महत्व दिया, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की चेतना जगाई और विद्यालयों में जो आचरण संहिता है उसको भी बदलने की एक पहल की है। पाठ्यपुस्तकों में भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। राम कथा, हमारी भक्ति साहित्य जो है, कृष्ण कथा, शिव कथा, इन सब के बारे में भी लोगों को जागरण देने के लिए बात की गई मंचों पर भी, कि जब तक हम अपनी धर्म और संस्कृति को महत्व नहीं देंगे, हम कितना भी प्रगति कर लें, उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, जहाँ केवल पेट भरना, तुलसीदास ने भी कहा है कि केवल भरण पोषण के लिए माता पिता शिक्षा देंगे। तो आज जो ये शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना हो गया है। पहले शिक्षा का ये महत्व होता था पूरे व्यक्तित्व का विकास। उस व्यक्तित्व के विकास में उसका आचरण, उसका सबके प्रति व्यवहार, उसका अपने बड़ों छोटों के प्रति सम्मान का भाव, ये सारा कुछ जुड़ा था। केवल आजीविका के लिए नहीं पढ़ाई होती थी। आज बच्चे केवल आजीविका के पीछे भाग रहे हैं। ये दौड़ कहां तक जाएगी और ये उपभोक्ता संस्कृति कहां तक ले जाएगी, इसमें वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो भटक गए हैं, संतोष नहीं हो रहा है। 1 लाख मिल रहा है तो कम पड़ रहा है, 2 लाख मिल रहा है तो भी कम पड़ रहा है। ये जो भाग दौड़ है, ये जो तृष्णा है, ये कभी संतोष नहीं देगी। ये तृष्णा जो है, जैसे आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, इस तृष्णा को दूर करने के लिए संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, हमारे कवियों ने लिखा। तो उसके लिए स्थिर होकर के कि हम पीछे कितना छोड़ आए हैं, आगे हम जा रहे हैं, जो पीछे छोड़ आए उसमें से कितना हमें लेना है और कितना आगे ले जाना है। मैं बार बार एक उदाहरण देते हैं। सिंहावलोकन एक शब्द है। सिंह जब चलता है तो 2 पग चल करके पीछे मुड़कर देखता है। इसी सिंहावलोकन करते हैं, पहले नहीं जानते थे। तो ये पीछे मुड़ करके उसको देखना क्या है, अपनी परंपरा को देखना, अपने इतिहास को देखना, अपने पूर्वजों को देखना, अपनी संस्कृति को देखना और फिर आगे बढ़ना। प्रगति का अर्थ ही है कि एक कदम पीछे रहता है, एक कदम आगे होता है। जो पीछे वाला कदम है, हमें उसका भी महत्व, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो अगला कदम बढ़ेगा नहीं, वो नहीं टिका रहेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमें अपना प्राप्ति मिलेगा। और अगर जो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, उसकी विजय की कामना सभी लोग करेंगे, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि रिश्वत दे, उसकी मजबूरी हो जाती है। अगर उसे बिना रिश्वत दिए उसका काम होगा, अगर ईमानदारी से उसका पेट भरेगा तो उसे संतोष होगा और देश समृद्ध होगा। वो अपना कर्तव्य एक नागरिक के नाते समझेगा। ये जो कर्तव्य बोध जो जनता को कराए, वही सरकार सफल होती है। और हम सबकी शुभकामना है कि जो भी तंत्र है इस कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक रहे, सबको जागरूक करता रहे, तभी उसकी सफलता है।
और उसका आदर है, उसका सम्मान है। क्या बात। अम्मा जी, अंत में जिससे पहले कि मैं अपना ये पॉडकास्ट आपके साथ, हालांकि मन तो नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि बातें करता जाऊंगा आपसे, क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान मेरे को आज मिल रहा है आपकी कृपा से। तो मैं ये चाहूंगा कि कभी ना बंद हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपसे। मैं आखिरी शब्दों में देश के नाम क्या संदेश होगा? देश के नाम तो संदेश हमारे मोदी जी और योगी जी दे ही रहे हैं। नहीं, आप सुनना चाह रहे हैं। हम तो एक प्रजा है, साहित्य के नाते, साहित्य से जुड़े होने के नाते, साहित्य का अर्थ है सहित, जो सबका कल्याण करे। और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, कीरति भनिति भूति भली सोई, और सुरसर संग सबका हित होई। कीर्ति वही भली है, वाणी वही भली है, और समृद्धि भी वही भली है, जिससे गंगा की तरह सबका हित हो। तो ये भाव मन में रख करके सबको चलना चाहिए। ये राष्ट्र के प्रति, पूरी मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस मानवता की रक्षा, जिसकी रक्षा में जाने कितने प्राणों की आहुति हुई, उन जो आहुति देने वाले थे उनके प्रति श्रद्धा भाव बना रहे, उनके प्रति हम कृतज्ञता बनाए रखें, और उनके चरण चिन्हों पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेते रहें। यही मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, यही अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने पुरखों के चरण चिन्हों पर चलते रहें। क्या बात है अम्मा जी, आपको कोटि कोटि नमन। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये मेरा संवाद पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी से, जिनको हम लोग प्यार से अम्मा जी कहते हैं। आप लोगों से इसी तरह से अगले पॉडकास्ट में आता रहूंगा, नए नए हस्तियों को आपके सामने पेश करता रहूंगा। मुझे वीरेश मित्रा फ्रॉम जी न्यूज एंड ऑन कॉम मीडिया से विराम दीजिए। धन्यवाद।